गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम विष्णु खरे द्वारा रचित चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ पढ़ने जा रहे हैं। विष्णु खरे जी ने यह पाठ चार्ली चैपलिन के बारे में लिखा है। यहाँ से पाठ की शुरुआत होती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ का शीर्षक है, जो विष्णु खरे जी के द्वारा लिखा गया है। अगर आपको तस्वीर में धुंधलापन नज़र आ रहा हो तो आप अपनी जो बुक है वो निकाल करके बैठ सकते हैं। आवाज़ आपको क्लियर सुनाई देगी और उसमें आप वो चीज़ें पढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद फिर भी कोई ऐसी बात इस वीडियो के द्वारा आपका कोई डाउट रह जाता है तो वो आप जूम क्लास में जुड़कर पूछ सकते हैं, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है। कब कब हमारी जूम क्लास होगी। अब हम इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। यदि यह वर्ष चैपलिन की जन्मतिथि का न होता तो भी चार्लिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष होता। यानी यह जो वर्ष था वो चार्ली चैपलिन की जन्मतिथि के रूप में मनाया गया था। 16 अप्रैल 1889 को इनके जन्म के 100 साल पूरे हो गए थे चार्ली चैपलिन के। क्योंकि आज उनकी पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग के 75 वर्ष पूरे होते हैं। जो इनके द्वारा पहली फिल्म बनाई गई थी उसका नाम दिया जा रहा है, और उस फिल्म को बने हुए 75 साल पूरे हो गए थे जब लेखक के द्वारा यह पाठ लिखा गया था। पौन शताब्दी का मतलब 75 वर्ष से चैपलिन की कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर रही है। 5 पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं। समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है, जो उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे। पश्चिम में तो बार बार चार्ली का पुनर्जीवन होता ही है। विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टेलीविज़न और वीडियो का प्रसार हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित किया जा रहा है टेलीविज़न वीडियो को, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को कभी घड़ी सुधारते हुए या जूते खाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। चैपलिन की ऐसी कुछ फिल्में या इस्तेमाल न की गई रीलें भी मिली हैं। ऐसी रील भी मिली हैं जो इस्तेमाल नहीं की गई थी, जिनके बारे में कोई जानता न था। अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा, काफ़ी कुछ उनके बारे में लिखा जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा। और ये एक फ़िल्म की तस्वीर जो है इस वीडियो में आप देख सकते हैं, 1936 में बनी है। मॉडर्न टाइम्स फिल्म का एक दृश्य है। इस प्रकार से वे अपनी कलाओं से सभी को हंसाए रखते थे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम आ रहे हैं। उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई हैं, बुद्धि पर नहीं। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोवंथ सील, यास्टर ईयर इन मोरिएंट बॉन्ड, द सैक्रिफाइस जैसी फिल्में, ये फिल्मों के नाम हैं, दर्शक से एक उच्चतर एहसास की मांग करती हैं। चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों को पागल खाने के मरीजों, विकल मस्तिष्क लोगों से लेकर, विकल मस्तिष्क मतलब जिनके मन में तरह तरह की दुख पीड़ाएं और भरी रहती हैं, मस्तिष्क में जो है कहीं ना कहीं कोई विकार उत्पन्न होता है, से लेकर यानी मरीजों के या जो मानसिक ग्रस्त व्यक्ति हैं उनसे लेकर के और आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति तक कहीं एक स्तर पर और कहीं
सूक्ष्म तक रसास्वादन के साथ देख सकते हैं। यानी एक साथ मरीज से लेकर और मानसिक ग्रस्त व्यक्ति और एक आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, सभी उनकी फिल्मों को जब देखते हैं, उनके अभिनय को जब देखते हैं तो एक नया रस, एक नई स्फूर्ति और आनंद की अनुभूति उन्हें होती है। चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया लोगों के लिए, बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। यह अकारण नहीं है, बगैर कारण के उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे कारण है, जो भी व्यक्ति समूह या तंत्र गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहता, वह अन्य संस्थाओं के अलावा चैपलिन की फिल्मों पर भी हमला करता है। यानी समाज में जो समानता नहीं लाना चाहते हैं, समाज के सभी वर्गों को समान नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। चैपलिन भीड़ का वह बच्चा है जो इशारे से बतला देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं हूँ, और भीड़ हंस देती है। कोई भी शासक या तंत्र जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता है। कोई यह नहीं चाहेगा कि कोई लोग मेरे ऊपर हंसें, मेरा मजाक उड़ाएं, मेरी एक क्रियाकलापों पर उनमें उनको हंसी आए। एक परित्यक्तता, छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा था चार्ली चैपलिन। यानी उसकी माँ जो थी वो दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री थी, जिसको छोड़ दिया गया था, एक परित्यक्तता थी। बाद में भयावह गरीबी, बहुत ज़्यादा गरीबी उन्होंने अपने जीवन में देखी थी, और माँ के पागलपन से संघर्ष करना। साम्राज्य, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद तथा सामंतशाही से मगरूर एक समाज द्वारा दुराया जाना, दुत्कारा जाना, इन सब से चैपलिन को अपने जीवन मूल्य मिले, जो करोड़पति हो जाने के बावजूद अंत तक उनमें रहे। यानी उन अपने जीवन के पलों को, उन गरीबी के पलों को, उन दुख दर्दों को वो अंत तक नहीं भुला पाए थे। अपनी नानी की तरफ से चैपलिन खानाबदोशों से जुड़े हुए थे, जो घुमंतू प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, या घुमंतू वर्ग जो होता है, उनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। उनको खानाबदोश बोलते हैं। और यह एक सुदूर रूमानी संभावना बनी हुई थी। सुदूर रूमानी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि किस तरीके से जो वहाँ पर उनके द्वारा किए गए जो कार्य थे, चार्ली चैपलिन के द्वारा जो कार्य किए जाते थे, चार्ली चैपलिन जिस तरीके से प्रभावित थे, उनके प्रभाव को वहाँ पर दिखाया गया है। रूमानी का अर्थ है रोमांचक, यानी सुदूर, बहुत दूर जो रोमांचक संभावनाएं बनी होती थी, उनको वो अभिनय के द्वारा व्यक्त करते थे। शायद यह खानाबदोश औरत में भारतीयता रही हो, क्योंकि यूरोप के जिप्सी भारत से ही गए थे। यूरोप के जिप्सी जो हैं वो एक जाति हैं जिनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, और अपने पिता की तरफ से वे यहूदी वंशी थे। चार्ली चैपलिन, इन जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा एक बाहरी घुमंतू चरित्र बना दिया था। वे कभी मध्य वर्ग और बुर्जुआ होता है जो रूढ़िवादी वर्ग होता है, जो प्राचीन रूढ़ियों को मानने वाले होते हैं, या उच्च वर्गीय जीवन मूल्यों न अपना सकें। यानी कभी भी मध्य वर्गीय और रूढ़िवादी और उच्च वर्ग के जीवन मूल्यों को उन्होंने नहीं अपनाया था। वो अपना जीवन एक अलग अंदाज में जीते थे और लोगों का मनोरंजन करते थे। यदि उन्होंने अपनी फिल्मों में अपनी प्रिय छवि ट्रैम्प, जिसको खानाबदोश, बद्दू, आवारागर्द की प्रस्तुति की है, यदि इस प्रकार से उन्होंने अपनी फिल्मों में अपने आप को इस तरीके से व्यक्त किया है लोगों के सामने कि वो बुद्धू है, खानाबदोश है, आवारागर्दी इस प्रकार से घूमता रहता है, जो लोगों को कहीं ना कहीं हंसाए रखता है, तो उसके कारण उनके अवचेतन तक पहुंचते हैं।
अवचेतन हमारा ऐसा मन जो कहीं ना कहीं सोया हुआ रहता है। एक होता है चेतन मन जो लगातार जागृत रहता है, चलता रहता है, और कुछ बातें हमारे अवचेतन मन में चली जाती हैं। कई बार जैसे कोई बहुत पुरानी खबर है, कोई बहुत पुराना पहले मिला हुआ व्यक्ति है, तो हम उसको मिलने पर सोचते हैं कि कहाँ देखा है, इससे मिले हैं, जानते हैं, कुछ ध्यान नहीं आता है। तो वो सारी बातें प्रसंग हमारे अवचेतन मन में चली जाती हैं, और चेतन मन में जो रोज़ाना से जुड़ी खबरें होती हैं, रोज़ाना से जुड़ी जो घटनाएं होती हैं, प्रसंग होते हैं, वो जुड़े रहते हैं। चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने भी फिल्म कला के उस्तादों और मानविकी के विद्वानों ने सिर धुने हैं। उस्ताद जो बड़े बड़े फिल्म कलाकारों से एक तरीके से उस्ताद हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, अच्छी खासी समझ उनके अंदर है। मानविकी जो मानव की भावनाओं से, मानव स्वभाव से, मानव व्यवहार से भली भांति परिचित हैं, ऐसे विद्वानों ने काफ़ी कुछ चार्ली चैपलिन के जीवन के बारे में, उनकी कलाओं के बारे में, उनके अभिनय के बारे में विस्तार से जानने का, समझने का प्रयास किया है। और उन्हें नेति नेति कहते हुए भी यह मानना पड़ा। धीरे धीरे इस प्रकार से वो जैसे जैसे चार्ली चैपलिन के जीवन से जुड़े, चार्ली चैपलिन के जीवन के बारे में जानते गए, उनके व्यवहार के बारे में बारीकी से विश्लेषण किया, वैसे वैसे उन्हें एक नया दृष्टिकोण चार्ली के जीवन में देखने को मिला। चार्ली पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है। दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते हैं, यानी सिद्धांत से कला पैदा नहीं होती है कि सिद्धांत बना देंगे तो कलाएं आ जाएंगी। कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है सिद्धांतों को। जो करोड़ों लोग चार्ली को देखकर अपने पेट दुखा लेते हैं, यानी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं, उन्हें मेल ओटिंगर या जेम्स एजी की बेहद सारगर्भित समीक्षाओं से क्या लेना देना। ये विचारक हैं, विद्वान हैं, जो किसी प्रसंग विशेष पर सारगर्भित समीक्षाएं देते हैं, प्रसंग बताते हैं, लोगों को एक किसी प्रसंग विशेष में गहरी जानकारियां देते हैं, विश्लेषणात्मक। तो कहता है कि जिनको मनोरंजन से ही सब कुछ होता है, उनको इतने सारगर्भित लेखों से क्या लेना देना, चाहे वो किसी के भी प्रसिद्ध से प्रसिद्ध किसी विद्वान या समीक्षक के ही लेख या सारगर्भित प्रसंग क्यों न हों, लेकिन उन्हें तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं जो उनके मन को छू जाएं और उन्हें प्रसन्नचित कर दें। वे चार्ली को समय और भूगोल से काट कर देखते हैं, और जो देखते हैं उसकी ताकत अब तक ज्यों की तो बनी हुई है। यह कहना कि वे चार्ली में खुद को देखते हैं दूर की कोड़ी लाना है, लेकिन बेशक जैसा चार्ली वे देखते हैं वह उन्हें जाना पहचाना सा लगने लगता है। जिस मुसीबत में वह अपने को हर 10वें सेकंड में डाल देता है वह सुपरिचित सी लगती है, सबको जाना पहचाना सा लगता है। अपने को नहीं, लेकिन वे अपने किसी परिचित या देखे हुए को चार्ली मानने लगते हैं। कला में बेहतर क्या है, बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि। उसने भावना को चुना और उसके कारण थे बचपन की 2 घटनाओं ने चैपलिन पर गहरा प्रभाव, स्थायी प्रभाव डाला। एक बार जब वे बीमार थे तब उनकी माँ, घटना का जिक्र यहाँ पर किया गया है, चार्ली चैपलिन और उनकी माँ के जीवन की कोई घटना है जब वो बीमार होते हैं उस समय का। तब उनकी माँ ने उन्हें ईसा मसीह का जीवन बाइबिल से पढ़कर सुनाया था। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रकरण तक आते आते माँ और चार्ली दोनों रोने लग गए थे। अपनी आत्मकथा में चैपलिन ने लिखा है, ओकले स्ट्रीट के तहखाने के उस अंधियारे कमरे में माँ ने मेरे सामने संसार की वह सबसे दयालु ज्योति उजागर की जिसने साहित्य और नाट्य को अब उनके महानतम और समृद्ध विषय दिए, स्नेह, करुणा और मानवता, जो कि एक तरीके से ईसा मसीह के द्वारा प्रदान किए गए हैं। उनमें स्नेह थी, करुणा थी, मानवता की भावना थी, और उनकी जीवनी को पढ़ कर के, उनके
बाइबल में लिखे संवाद को पढ़ करके चार्ली और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। उस प्रसंग को स्वयं चार्ली चैपलिन ने भी अपनी आत्मकथा में व्यक्त किया है। दूसरी घटना भी कम मार्मिक नहीं है। बालक चार्ली उन दिनों एक ऐसे घर में रहता था जहाँ से कसाई खाना दूर नहीं था, यानी कसाई खाने के पास। वह रोज़ सैकड़ों जानवरों को वहाँ ले जाया जाता देखता था। एक बार एक भेड़ किसी तरह जान छुड़ाकर भाग निकली। उसे पकड़ने वाले उसका पीछा करते हुए कई बार फिसले, गिरे, पूरी सड़क पर ठहाके लगने लगे। लोग उनके ऊपर हंस रहे थे। आखिरकार उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया और फिर उसे कसाई के पास ले जाने लगे। तब चार्ली को एहसास हुआ कि उस भेड़ के साथ क्या होगा। वह रोता हुआ माँ के पास दौड़ा, उसे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे। बाद में चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, बसंत की वह बेसौल दोपहर उदासी से भरी हुई और वह मजाकिया दौड़ कई दिनों तक मेरे साथ रही। यानी वो दृश्य जो उन्होंने देखा था, वह दृश्य कई दिनों तक उनके मन में, मस्तिष्क में घूमता रहता है स्पष्ट रूप से, बेसौल स्पष्ट रूप से और क्रूर, क्योंकि वो एक घटना इस तरीके की थी जो उसका मन भुला नहीं पा रहा था उसको। और मैं कई बार सोचता हूँ उस घटना की ने तो कहीं मेरी भावी फिल्मों की भूमिका तय नहीं कर दी थी, क्योंकि फिल्म में भी उसको इसी प्रकार से कहीं गिरते पड़ते उठते हुए दिखाया जाता है और वो लोगों को हंसाए रखता है। त्रासदी और हास्योत्पादक तत्वों के सामंजस्य उन्होंने किया है। त्रासदी, दुख, भय, पीड़ा, क्योंकि वो भेड़ जो वहाँ से छुड़ाकर भागी थी उसके अंदर एक डर और भय था मृत्यु का, और जो उसको पकड़ने वाले थे वो उसको पकड़ करके उसको मार देना चाहते थे। तो वो लोग उनको जब गिरते पड़ते देखते हैं तो हंसते भी हैं, और भेड़ के मन में एक डर और भय के भाव हैं। तो वो यहाँ पर दिखाया गया है कि हास्योत्पादक, वहाँ पर लोगों को हंसी भी आ रही होती हैं, और भेड़ की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ एक बहुत ज़्यादा भय से भरी स्थिति भी दिखाई जा सकती है। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है। उनमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति के साथ साथ पाया जाना श्रेयस्कर भी माना गया है। जीवन में हर्ष और विषाद आते रहते हैं, यह संसार की सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है, लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। रामायण तथा महाभारत में जो हास्य है वह दूसरों पर और अधिकांशतः वह पर संताप से प्रेरित है। दूसरों के दुख से प्रेरित होना पर संताप कहलाता है। जो करुणा है वह अक्सर सद्वर्तियों के लिए और कभी कभार दुष्टों के लिए भी है। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक व राज व्यक्तियों से कुछ बदतमीजियाँ अवश्य करता है, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं है। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा ही मादा पैदा करने की शक्ति, यानी कि यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो मादा मतलब शक्ति भरना, किस तरीके से कि हम इस तरीके का अभिनय करें कि लोग उसमें हास्य का अनुभव करें, हंसें, हंस करके लोटपोट हो जाएं, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है करुणा के साथ साथ। भारतीय विदूषक में कुछ कम ही नज़र आती है, इसलिए भारत में चैपलिन के इतने व्यापक स्वीकार का एक अलग सौंदर्य शास्त्रीय तत्व तो है ही। भारतीय जनमानस पर उसने जो प्रभाव डाला उसका पर्याप्त मूल्यांकन शायद अभी होने को है। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, इसके पारंपरिक और सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फिनोमेनन का मतलब है तथ्य, विशेषताएं को यूँ स्वीकार किया जैसे बतख पानी को स्वीकार कर लेती है। किसी विदेशी कला सिद्धांत को इतने स्वाभाविक रूप से पचाने से अलग ही प्रश्न खड़े होते हैं, और अंश के रूप में एक तरह की कला को सार्वजनिकता को ही रेखांकित करते हैं। किसी भी समाज में गिने चुने
लोगों को अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार कहकर ताना दिया जाता है, लेकिन किसी व्यक्ति को परिस्थितियों का औचित्य देखते हुए चार्ली या जॉनी वॉकर, जो हास्य से जुड़े हुए हैं, जॉनी वॉकर भी एक हास्य कलाकार हैं और चार्ली चैपलिन के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, वह स्वयं एक स्वीकारोक्ति है कि हमारे बीच नायक कम, जबकि हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है। दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक, क्लाउन, जोकर, यहाँ पर क्लाउन भी जोकर को ही कहा जाता है, और साइड किक, यह एकांत नहीं है। महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा पुट था, लगाव था, संबंध थे अच्छे, और गांधी तथा नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था। यानी वो दोनों ही, नेहरू जी भी और गांधी जी भी चार्लिन के साथ रहना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे। चार्ली के नितांत भारतीय सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने भारतीय फिल्मों का एक सबसे साहसिक प्रयोग किया था। आवारा फिल्म है ये, जिसमें राज कपूर जी ने चार्ली चैपलिन की नकल करते हुए लोगों को हंसाने की शुरुआत सबसे पहले की थी। द ट्रम्प का शब्दानुशासन ही नहीं था, बल्कि चार्ली का भी। यहाँ पर ये तस्वीर दिखाई जा रही है जो गांधी और चार्ली चैपलिन की हैं, डॉक्टर कटियाल के निवास स्थान पर कैनिंग टाउन में 22 सितंबर 1931 को वे दोनों आपस में मिले थे। इस तस्वीर के द्वारा ये दिखाया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हम। भारतीयकरण ही था, वह अच्छा ही था कि राज कपूर ने चैपलिन की नकल करने के आरोपों की परवाह नहीं की, कि उसके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे कि वो तो राज कपूर ने जो फिल्म में दिखाया गया है वो चार्ली चैपलिन की कहीं ना कहीं नकल करते हुए दिखाए जाते हैं, और जब किसी के नकल करवाए जाते हैं तो उसकी निंदा भी होती है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सब आरोपों की कोई परवाह नहीं की और उसके अनुसार वो फिल्म बनाने की शुरुआत की। राज कपूर ने आवारा और श्री 420 के पहले फिल्मी नायकों पर हंसने की और स्वयं नायकों के अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी। यानी उससे पहले कोई ऐसी फिल्में नहीं बनाई जाती थी कि फिल्म के प्रमुख पात्र के ऊपर, नायक प्रमुख पात्र होता है, उसके क्रियाकलापों पर उसके ऊपर कोई हंसे, क्योंकि नायक पर हंसने का मतलब होता था कि कहीं ना कहीं उस पात्र के व्यक्तित्व को हम ऐसा दिखा रहे हैं जिसको लोग महत्व नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। 1953 से 57 के बीच जब चैपलिन अपनी गैर ट्रपनुमा अंतिम फिल्म बना रहे थे, तब राज कपूर चैपलिन का युवा अवतार ले रहे थे। फिर तो दिलीप कुमार, बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लीडर, गोपी, ये फिल्मों के नाम हैं जिसमें दिलीप कुमार जी ने भूमिका निभाई है। देवानंद, 9-2-11, फंटूस, तीन देवियाँ, शमी कपूर, अमिताभ बच्चन, अमर अकबर एंथनी तथा श्रीदेवी तक किसी न किसी रूप से चार्ली चैपलिन का कद स्वीकार कर चुके थे, अर्थात उसके अनुसार लोगों को हंसाने का काम कर रहे थे, ऐसी फिल्में बना रहे थे जिससे लोग प्रसन्नचित हों और हास्य से लोटपोट हो जाएं। बुढ़ापे में जब अर्जुन अपने दिवंगत मित्र कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं से न बचा सके और हवा में तीर चलाते रहे, तो यह दृश्य करुण और हास्योत्पादक दोनों था। करुणा की भावनाएं भी थी और हास्य भी था, किंतु महाभारत में सिर्फ उसकी त्रासद व्याख्या स्वीकार की गई है। त्रासद जो डर, भय, दुख और पीड़ाओं से भरी व्याख्या होती है उसको कहते हैं। आज फिल्मों में किसी नायक को झाड़ुओं से पीटता भी दिखाया जा सकता है, लेकिन हर बार हमें चार्ली की ही ऐसी फजीहत याद आती है कि चार्ली ने ही वो सबसे पहले इस तरीके की शुरुआत की थी और इस तरह का अभिनय लोगों के सामने किया था जिससे लोग उस सबसे पहले उनसे सीख पाए थे। चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती हैं, वो अपने अभिनय के द्वारा ही लोगों को हंसाए रखते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय होना पड़ा। सवाक चित्रपट पर कई बड़े बड़े कॉमेडियन हुए हैं जिन्होंने लोगों को हंसाया है, लेकिन वे चार्ली चैपलिन की सार्वभौमिकता तक नहीं पहुंच पाए हैं, अर्थात वो चार्ली चैपलिन का मुकाबला नहीं कर पाए हैं, चार्ली चैपलिन जैसा वो नहीं बन पाए हैं, उस जैसा हास्य नहीं दिखा पाए हैं,
क्योंकि कई व्यक्तित्व ही ऐसे होते हैं कि जिनके खड़े होने मात्र से लोग हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। उनके अभिनय से ही वो एक तरीके से कहीं ना कहीं इतने प्रशंसित हो जाते हैं कि हंसने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में दिखाया गया है कि चार्ली चैपलिन का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही था कि जब भी वो कहीं चल रहे होते थे, घूम रहे होते थे, तो वो अपने अभिनय के द्वारा न बोलते हुए भी लोगों को हंसाए रखते थे। चार्ली का चिर युवा होना या बच्चों जैसा दिखना एक विशेषता तो है ही, सबसे बड़ी विशेषता शायद यह है कि वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते थे, सभी को अपने अपने लगते थे वो। यानी उनके आसपास जो भी चीज़ें, अड़ंगे, खलनायक, दुष्ट औरतें आदि रहते थे, वे एक सतत विदेश या परदेश बन जाते हैं और चैपलिन हम बन जाते हैं। चार्ली के सारे संकटों में हमें यह भी लगता है कि यह मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं से ज़्यादा चार्ली हम लगते थे, हमारे अपने लगते थे। यह संभव है कि कुछ अर्थों में बस्टर कीटन यानी चार्ली चैपलिन में बड़ी हास्य प्रतिभा हो सकती है, जो लोगों को हंसाए रखते थे। कीटन हास्य का काफ्का है, जबकि चैपलिन प्रेमचंद के ज़्यादा नज़दीक थे। एक होली का त्यौहार छोड़ दें तो भारतीय परंपरा में व्यक्ति के अपने पर हंसने, स्वयं को जानते बूझते हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे पर कभी अपने आप पर हंसते हों। होली के त्यौहार पर, जो रंगीन त्यौहार होता है, लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और एक दूसरे की शक्ल सूरत जो इस प्रकार से बन जाती है उस पर हंसते हैं। स्वयं भी हम किसी की हंसी का और अपने आप की हंसी का भी पात्र बन जाते हैं। तो कहता है कि वो स्थिति तो एक ऐसी होती है जिसमें हम कहीं ना कहीं अपने आप पर या उस स्थिति पर या उस उत्सव पर एक दूसरे को देख करके और हंस रहे होते हैं। अन्य इसके अलावा कोई ऐसी स्थिति नहीं आती है कि जब हमें अपने आप पर हंसने का मौका मिले या हमारी स्थिति कुछ इस प्रकार की हो जिसे हम अपने चेहरे को देखकर हंसने लग जाएं। गांवों और लोक संस्कृति में तब भी वह शायद हो सकती है, नागर सभ्यता में तो वह नहीं है। नगर की सभ्यता, शहरी सभ्यता। चैपलिन का भारत में महत्व यह है कि वह अंग्रेज़ों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते हैं। चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त, यानी यहाँ पर ये दिखाया गया है कि चार्ली कब स्वयं सबसे ज़्यादा अपने ऊपर हंसते थे। वो कौन सी ऐसी स्थितियाँ होती थी जब उन्हें लगता था कि उसको अपने आप पर सबसे ज़्यादा हंसी आ रही हैं और लोग उसको देख करके हंसने लगते थे। तो वो स्थितियाँ यहाँ पर बताई जा रही हैं कि जब चार्ली चैपलिन स्वयं को गर्वोन्मत्त, गर्व से भरा हुआ, आत्मविश्वास से लबरेज, आत्मविश्वास से भरपूर, सफलता, सभ्यता, संस्कृति और समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ और अपने वज्रादापति कठोराणी, वज्र से भी कठोर तथा मृदुरानी कुसुमदपि और फूल से भी बहुत ज़्यादा कोमल, ऐसे क्षण थे जिनमें वह अपने आप को सबसे अधिक प्रशंसित महसूस करते थे, अपने आप पर सबसे ज़्यादा हंसते थे। वो स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है, दिखलाई जा रही है। तब यह समझिए कि कुछ ऐसा हुआ ही चाहता है कि यह सारी गरिमा सुई चुभे गुब्बारे जैसी फूस हो जाएगी। यानी ऐसे ही अचानक से जैसे कोई गुब्बारा हम फुलाते हैं, वो फूलते फूलते छोटे आकार से लेकर के और बहुत बड़ा आकार रूप ले लेता है, और जैसे ही एक हल्की सी छोटी सी सुई उसमें चुभो दी जाती है तो उस हल्की सी सुई से उसकी सारी जो हवा है वो निकल जाती है। तो उसी प्रकार से उन क्षणों में वह अपनी सारी प्रसन्नता को व्यक्त करते थे और वो सारी प्रसन्नता दर्शकों के सामने फैल जाती थी। अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली के टिली ही होते हैं, जिसके रोमांस हमेशा पंचर होते रहते हैं। हमारे महानतम क्षणों में कोई भी हमें चिढ़ाकर या लात मारकर भाग सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो एक ऐसे क्षण होते हैं जो कहीं ना कहीं हास्य पैदा करते हैं। तो यहाँ पर वो सभी चीज़ें, उनकी प्रतिभा,
उनके हंसाने की जो तरीका है वो यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो चार्ली चैपलिन हैं उनके जीवन की क्या विशेषताएं थी, कैसे वो लोगों को हंसाए रखते थे, वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अपने चरमतम शूरवीर क्षणों में हम क्लब्य और पलायन के शिकार हो सकते हैं। कभी कभी हम शूरवीर हैं, लेकिन उस शूरवीरता और साहसी के क्षणों में भी हम अपने आप को एक तरह से क्लब्य होता है, कायरता से भरा हुआ, और पलायन होता है कि हम किसी चीज़ से डर करके भागना चाहते हैं। कभी कभार लाचार होते हुए जीत भी सकते हैं। कभी कभी हम लाचार होते हैं, बेबस होते हैं और कायर होते हैं, परिस्थितियों से भाग रहे होते हैं और उसमें भी हम जीत जाते हैं। मूलतः हम सभी चार्ली हैं, क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते हैं, जो महानायक है जिसमें एक अलग ही शक्ति उसको मिली हुई होती है और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है अपनी पावर के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा। लेकिन कहता है कि वो सुपरमैन नहीं है। यहाँ जो पात्र दिखाया जा रहा है, जो लोगों को सबको हंसा रहा है, वो चार्ली चैपलिन है। वो जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ा हुआ है। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसों के चरमोत्कर्ष में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। तो चार्ली चार्ली मतलब प्रसन्नता से खिल उठना, उमंग से खिल उठना, प्रसन्नता से भर जाना। तो ये सब इस पाठ में दिखाया गया है कि किस तरीके से चार्ली चैपलिन का व्यक्तित्व था और चार्ली चैपलिन ने अपने व्यक्तित्व के द्वारा किस प्रकार से लोगों का मनोरंजन किया है। यहाँ पर इसके क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं जो मैं आपके पास भेज देता हूँ। इनके आंसर भी आपके पास भेजे जा रहे हैं। ये पूरे पाठ का मैटर था जो इस वीडियो के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा भी यदि आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है जो इसमें छूट गई हो, आपको समझ नहीं आई हो, या कोई ऐसा शब्दार्थ, तो वो आप दोबारा से कभी भी किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, जूम क्लास में पूछ सकते हैं। ये मैं एक बार दोबारा से आपको इस पाठ की जो वीडियो है वो दिखा रहा हूँ क्लिक करके। वैसे तो ये पूरा मैटर मैंने आपके पास भेजा हुआ है, फिर भी आप एक एक पेज को आसानी से देख सकते हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि चार्ली चैपलिन का व्यक्तित्व क्या था, उनका अभिनय क्या था, किस प्रकार वो अपने अभिनय के द्वारा सभी को हंसाए रखते थे। और ऐसे पात्र समाज में बहुत कम मिलते हैं जो इतनी शताब्दियों तक लोगों के मन मस्तिष्क पर राज करते हैं, जिंदा रहते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको सभी जान रहे होते हैं, पहचान रहे होते हैं और जिसका नाम सभी की जुबां पर होता है, चार्ली चैपलिन। तो ये आज की इस वीडियो में हम चार्ली चैपलिन पाठ पढ़ रहे थे जो विष्णु खरे जी के द्वारा लिखा गया था। और इस पाठ में हमने इस वीडियो में हमने आपको ये पाठ पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो पाठ है उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू बेटा।